सबसे पहले अगर मैं इसको एक ओवरऑल जो है इसका रिव्यू देना चाहूँ, तो इसका क्रक्स बताना चाहूँ इस टॉपिक का, वो ये है कि जब आप एक बैंक का टी अकाउंट अपनी बुक्स में बैलेंस कर रहे होते हैं और एक वो ओरिजिनल अकाउंट है जो आपकी बैंक में जो है मतलब मेंटेन हो रहा होता है, जो मैं बैंक स्टेटमेंट की सूरत में भी मिल रहा होता है, जो भी हम पीरियड का लेना चाहें। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस होता है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को एंड करने का नाम बैंक रिकंसिलिएशन है। Assalamu alaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बैंक रिकंसिलिएशन। इस टॉपिक का पर्पस क्या है, मेथड क्या है और इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं, वो सब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले अगर मैं इसको एक ओवरऑल जो है इसका रिव्यू देना चाहूँ, तो इसका क्रक्स बताना चाहूँ इस टॉपिक का, वो ये है कि जब आप एक बैंक का टी अकाउंट अपनी बुक्स में बैलेंस कर रहे होते हैं और एक वो ओरिजिनल अकाउंट है जो आपकी बैंक में जो है मतलब मेंटेन हो रहा होता है, जो मैं बैंक स्टेटमेंट की सूरत में भी मिल रहा होता है, जो भी हम पीरियड का लेना चाहें। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस होता है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को एंड करने का नाम बैंक रिकंसिलिएशन है। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ। A bank reconciliation statement is a summary of banking and business activity that reconciles an entity's bank account with its financial records. The statement outlines the deposits, withdrawals, and other activities affecting a bank account for a specific period. अब ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही है, अगर हम इसको लाइन बाय लाइन लेके चलें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ समरी of banking and business activity that reconciles an entity's bank account with its financial records। अब मैंने वही बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एज अ क्रक्स बताई है कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि आपने जो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं बैंक के अपनी बुक्स में, उसको और जो एक्चुअल बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड है, मतलब जिस अकाउंट के लिए भी आपने वो मेंटेन किया, उसका एक्चुअल रिकॉर्ड जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगी और जो आपने बुक्स में मेंटेन किया है, इन दोनों को जो मैच करना है उसका नाम है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। The statement outlines the deposits, withdrawals and other activities affecting a bank account for a specific period। ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, ठीक है जी। जो आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनती है, क्योंकि वो उसके सारे इफेक्ट्स होते हैं वो फिर आपके टी अकाउंट्स में मिल चुके होते हैं। तो उसके बाद जो होता है ना, वो टी अकाउंट तो आपका लॉन्ग टर्म मेंटेन हो रहा होता है। तो क्या होता है कि वो फिर जो है ना उसके इफेक्ट्स वहाँ पे शो होते रहते हैं। तो जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है वो एक पीरियड के लिए बनती है, जैसे 1 साल के लिए बना लें, छः माह के लिए बना लें, 1 माह के लिए बना लें, क्वार्टर के लिए बना लें, और जो है ना आप 6 मंथ्स के लिए बना लें। तो मतलब डिफरेंट पीरियड्स के लिए आप इसको बना सकते हैं, इसका कोई ऐसा कोई टाइम कोई नहीं है, ठीक है जी। और जब आप एक टाइम के लिए बना लेते हैं, उसके इफेक्ट्स डाल देते हैं, तो फिर मतलब पिछली आपकी काम की नहीं रही, आप न्यू बनाएंगे जो अगले पीरियड के लिए होगी। लेकिन बस ये आपने ख्याल करना है जिस पीरियड के लिए आपने पहले बनाई है उसके एंड से जो है ना आपने जो है ना नेक्स्ट पीरियड के लिए स्टार्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 31 जुलाई तक के लिए बना ली है, तो आप 31 जुलाई के लिए अगर आपने बना लिया तो आप 1 अगस्त से
जो है ना आप अपनी नेक्स्ट बनाएंगे, आप दरम्यान में गैप वगैरह नहीं देंगे, मतलब नेक्स्ट डे से आप शो कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपकी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या क्या शो कर रही होती है, वो आपकी डिपॉजिट शो कर रहे होते हैं, विड्रॉल शो कर रहा होता है, और अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अभी थोड़ी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं, तो वो सब जो होता है ना इन्वॉल्व होता है उस स्पेसिफिक पीरियड में, जो जो कुछ भी उसमें आ रहा होता है वो सब जो है ना हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये हमारी एक छोटी सी जो है ना एक्सप्लेनेशन थी हमारी ये डेफिनेशन को लेकर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। अब हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले जो बात आती है कि भाई बैलेंस मैच क्यों नहीं करेगा। आप हर चीज़ जो है ना मतलब प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपने जो है ना अकाउंटेंट्स बिठाए हुए हैं, आपने जो है ना प्रॉपर अपनी टीम बिठाई हुई है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा प्रॉपर जो है ना वो उसे क्या कहते हैं ग्रेजुएटेड है और अच्छा पढ़ा लिखा है, मतलब अच्छी सर्टिफिकेशन है उनके पास। तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि वो जो है ना हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ गई। भाई ऐसा ऐसा क्या मसला हो गया कि भाई जो है ना वो बैलेंसेस मैच नहीं करते। तो अब हम सबसे पहले हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो बैलेंसेस मैच क्यों नहीं करते, क्योंकि जब हमें रीजंस पता होंगे तो हम उन रीजंस को जो है ना आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे, हम उन मसलों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे अगर आपको एक फील्ड में छोड़ा जाता है कि भाई आपने जाके ऑडिट करना है, ठीक है जी, आपने किसी भी कंपनी का ऑडिट करना है, अगर आपने अभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा, पहले आपको बताया जाता है कि भाई कंपनीज में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इश्यूज होते हैं, इस तरह फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो आपको फ्लॉज पहले से सिखाए जाते हैं ताकि आपका टाइम बचे, आपका क्या हो, आपका टाइम बचे, आपने बाकी तो देखना है लेकिन आपने उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना है कि वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो होती हैं प्रोन टू एरर होती हैं और जो प्रोन टू फ्रॉड होती हैं, तो आपने उनको जो है ना ज़्यादा गौर करना है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि पहले आपको मसले पता होने चाहिए कि कौन कौन से मसले क्रिएट होते हैं, ताकि जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन करने बैठें तो आप जो है ना उन मसलों को फौरन से देख सकें कि हाँ भाई ये मसले तो आते ही आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अनक्लियर्ड चेक्स। अच्छा, मैंने साथ साथ जो है ना ये AB1 फॉर ए और 2 फॉर बी और इस तरह जो है ना मैंने नीचे लिखे हुए हैं, मैं वैसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा और जो है ना फिर साथ साथ हम बाद में नीचे जाके देख लेंगे। ठीक है जी, तो हम आ रहे हैं हमारे पहले की तरफ, अनक्लियर्ड चेक्स। अच्छा भाई, अनक्लियर्ड चेक्स क्या होते हैं, सोचें, अपना दिमाग लड़ाएं। अब मैं आपसे डायरेक्टली तो सामने तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब आप अपने माइंड में सोचें कि अनक्लियर चेक्स का मतलब क्या होगा। अच्छा, क्या होता है, एक चेक की किस्म होती है जो आप लॉ में आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ेंगे क्रॉस चेक्स। जब भी क्रॉस चेक्स दिए जाते हैं ना, तो मतलब ये होते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होते हैं ना, जब वही वो सिर्फ वही बंदा जो है ना वो उससे जो है ना उसे कैश करवा सकता है, मतलब कैश क्या, वो उसके अकाउंट में सिर्फ जो है ना पैसे वो अमाउंट डिपॉजिट होगी। आपको एक चेक मिलता है, उसके ऊपर अगर वो क्रॉस चेक है, अगर किसी भी बंदे ने दिया, आप उसको बैंक में डालेंगे। जैसा भी फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के हिसाब से एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई उसका अकाउंट था एमसीबी में, आपका अकाउंट है उसे क्या कहते हैं एचबीएल में। आप गए, आपने आपको क्रॉस चेक मिल गया, आपने जाके जमा करवाया अपनी ब्रांच में ना, जाके जमा करवाया, तो वो ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं वो चेक क्लियर होने में। जो आपका क्रॉस चेक होता है ना उसको मतलब नॉर्मली इतना टाइम लग जाता है, अगर वीकेंड्स आ जाए तो वो जो है ना उस हिसाब से और चीज़ हो जाती है, लेकिन आप 24 आवर का पीरियड तो रख ही लेना, ज़्यादा नहीं रख रहे तो वो जब क्रॉस चेक्स का मसला आ जाता है ना, तो फिर वो टाइम लगता है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने आज चेक डाला, आज है 30 जून है, अब 30 जून को जो है ना बुक्स क्लोज कर रहे हैं। अब आपको आपके एक सप्लायर है, तो उसने आपने उसको चेक दिया है, आपने उसको चेक दे दिया, अब आपने उसको आज की डेट का क्रॉस चेक दे दिया। अब जब आपने उसको दे दिया क्रॉस चेक, तो अब क्या होगा अब वो चेक जो है ना सेम डे तो क्लियर होगा नहीं, लेकिन आपने अपनी जो बुक्स हैं, आपका जो अपना टी अकाउंट है, आपके जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं, आपने जैसे ही उसे दिया, आपने उसे चेक दे दिया, तो आपकी तरफ से तो पेमेंट हो गई ना।
कि भाई मैंने इसको ये चेक दे दिया, तो मतलब आपने तो पेमेंट कर दी, क्योंकि आपने अपनी बुक्स मेंटेन करनी है कि भाई मेरे पास इतना पैसा चला गया। लेकिन लेकिन जब आप 30 जून की, मतलब बेशक आप 5 बजे ही जो है ना आप उसकी स्टेटमेंट निकलवाएंगे, तो वो अभी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई होगी। तो क्या हुआ, डिफरेंस आ गया, आया कि नहीं आया, डिफरेंस आ गया ना, कि भाई आपने अपनी बुक्स में जैसे ही आपने उसे चेक दिया वो अपडेट हो गया, मतलब आपकी बुक्स में अपडेट हो गया कि भाई मेरे पास से पैसा चला गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अभी बैंक से वो चेक क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट ही नहीं हुई। तो ये तो मसला पड़ गया ना। तो जब आप बुक्स क्लोज करने बैठेंगे, जब आप जो है ना उसे क्या कहते हैं अकाउंट्स को मैच करने बैठेंगे, वो मैच ही नहीं होंगे, तो आपके लिए मसला बन गया नहीं बन गया। तो मतलब ना यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कोई चक्कर है, ना यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का कोई चक्कर है, ये एक सिस्टम का इशू है। मतलब एक सिस्टम की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो प्रोन टू एरर होती हैं, ये उसी तरह की एक चीज़ है कि भाई कितना भी कंपेटेबल बंदा क्यों ना बैठा हो, ये इश्यूज अराइज होंगे। अब जैसे अब क्या कर लेगा एक बंदा, अगर आपने जो है ना आपका कोई भी अकाउंटेंट आपने बिठाया हुआ है, कितना भी क्वालिफाइड है, अब उसके हिसाब से जो उसने पढ़ा है, उसने तो उसी टाइम आपकी जो है ना बुक्स अपडेट करनी है ना। जैसे ही पेमेंट कर दी उसने, जैसे ही चेक पकड़ा दिया उसके लिए पेमेंट हो गई, उसने क्या करना है उसी वक्त उसने जो है आपकी बुक्स अपडेट कर देनी है। लेकिन वहां पे जब तक बैंक अब बैंक के अपडेट का तो उसने वेट नहीं करना, या वो बैंक वालों से तो नहीं पूछेगा पहले भाई आपने अपडेट किया नहीं किया, उनको बैंक वालों से लिंक तो नहीं है ना। उसने तो पहले अपनी बुक्स अपडेट करनी है, फिर वो क्या करेगा, जब जब वो जो है उसके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तो वो ढूंढेगा, मतलब वो देखेगा, सबसे पहले देखेगा बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे। तो अब वो उसे फौरन याद आएगा कि यार मैंने एक क्रॉस चेक दिया था आज, वो फौरन से देखेगा वो इसमें है या नहीं है, क्योंकि उसका सबसे पहले बात क्या होगी कि यार मैंने आज क्रॉस चेक दिया था, सबसे पहले चेक कर लूँ वो है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो मतलब पहला मसला वही है, क्या है पहला मसला वही है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। वो फौरन से वो देखेगा कि यार मैंने इस बंदे को दिया था, उसी उस बंदे की उसी वक्त जो है ना वो ट्रांजेक्शन देखेगा कोई है या नहीं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, वो उसी वक्त क्या करेगा, अपना जो टी अकाउंट है, जो अपना उसका रिकॉर्ड है, जो अपने उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, उसमें क्या करेगा वो जो चेक की अमाउंट की टोटल वो दोबारा से ऐड कर देगा। क्योंकि क्योंकि अभी तक बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई है, तो टेक्निकली अभी तक वो अमाउंट आपके पास ही है, अभी तक आपके पास ही है, क्योंकि वो आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, अभी तक आपके अकाउंट से निकली नहीं है। तो आप क्या करोगे, मतलब वो दोबारा ऐड कर दोगे। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चंस में भी ऐसे ही हो रहा होगा कि भाई आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि भाई ये क्वेश्चन है, अब इस बंदे का ये चेक जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना भाई, और जो है ना इस बंदे को मिल रहे थे, ये बंदा ये अमाउंट पे कर रहा था, ठीक है जी। हम यहाँ पे एग्जांपल क्योंकि अभी जो मैंने दिए कि हम जो है ना हम पे कर रहे हैं, तो हम वही रखेंगे कि भाई एक बंदा जो है ना वो उसे क्या कहते हैं, उसने ये अमाउंट पे की है, लेकिन अभी तक उसका वो जिसको उसने पे की है उसका चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा होगा, बैंक में तो ऑलरेडी वो अमाउंट ऐड हो गई ना, मतलब ऑलरेडी ऐड होगी, तो हमें वहां पे कुछ करने की जरूरत होगी, सोचें कुछ करने की जरूरत होगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें कहाँ कुछ करने की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी हमारा जो बैंक का टी अकाउंट है वहां पे वो अमाउंट ऐड करने की। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। आई होप ये चीज जो है मैंने आपको ठीक तरह से समझा दी। ये हमारा सबसे पहला मसला था जो होता है अनक्लियर चेक्स का। अच्छा, यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। वाइस वर्सा कैसे हो सकती है, भाई फॉर एग्जांपल आपको पैसे मिलने थे, अब जैसे ही आपको चेक मिला आपने अपनी बुक्स अपडेट कर दी कि भाई इस बंदे ने मुझे इतने पैसे दे दिए कि भाई मेरा जो है ना उसे क्या कहते हैं, बंदा इनको कॉल करके तंग ना करे, भाई जो है ना मुझे अमाउंट जो है ना रिसीव नहीं हुई हमारी कंपनी को। तो भाई आपने उसी वक्त जो है ना अपडेट कर दिया कि भाई एज पर अकाउंटिंग, एज पर आई स्टैंडर्ड्स, भाई आपने जो है ना फॉरन अपडेट कर दिया कि भाई ठीक है मुझे इतना जो है ना चेक मिल गया और मैंने बैंक में डाल दिया। अब लेकिन जो है ना जैसे ही आपने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, जो अभी तक चेक जो है ना आपके क्लियर नहीं हुआ और आपके अकाउंट में वो अमाउंट जो है क्रेडिट ही नहीं हुई। अब क्या मसला हो गया कि भाई आपके जो पी अकाउंट है, जो बैंक का अकाउंट है, आपका पर्सनल जो मतलब रिकॉर्ड्स का अकाउंट है, वहां पे वो जो अमाउंट होगी वो एक्सेस में होगी, किससे, जो आपका बैंक बैलेंस शो हो रहा है उससे। क्यों, क्योंकि अभी तक चेक जो आपने जमा करवाया है, जिसकी अमाउंट आपको मिलनी है, वो अभी तक जो है ना आपको रिसीव ही नहीं हुई, वो तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ, वो तक पेंडिंग में है।
तो क्या क्या होता है, क्या इशू होगा फिर इससे जो है ना, आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के चेक्स को देखेंगे, कोई चेक रिसेंट ट्रांजैक्शन जो भी हुई हो और जिसके चांसेस हैं वो अभी तक क्लियर ना हो, आप सिंपली क्या जाएंगे वहाँ पे जाके ढूंढेंगे, ठीक है भाई ये जो है ना इस बंदे से मैंने लिया था और जो है ना इसने अभी तक पैसे नहीं, जो है ना इसका जो है ना पैसे नहीं आए हमारे पास, अभी तक चेक जो है ना क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें जो है ना इस बंदे को जो है ना देखना है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप सिंपली जाके, क्योंकि आपके जो टी अकाउंट्स हैं वहाँ पे एक्सेस में अमाउंट होगी, आपकी बैंक में बिल्कुल सही अमाउंट होगी, तो आप क्या करेंगे अपने यहाँ जो टी अकाउंट होगा वहाँ से जाके आप वो अमाउंट लेस कर रहे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ तो टेक्निकली वो आपकी बुक्स में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो अमाउंट अभी तक आई नहीं है। ठीक है जी, फिर क्या आ गया, दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, दूसरा एजेंट बैंक चार्जेस। अच्छा क्या होता है, बैंक की काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, एक तो वैसे चार्जेस होते हैं, एक होती है सर्विसेज के भी चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो है ना मतलब आपने अगर जो है वो रखा हुआ है कि ये एसएमएस सर्विसेज जो होते हैं कि भाई आपकी जैसी कोई ट्रांजेक्शन हो आपको फ़ौरन मैसेज आ जाए, तो इसके वो चार्जेस ले रहे होते हैं। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपने लिया हुआ है उसके चार्जेस होते हैं, मतलब वो ईयरली चार्जेस होते हैं, एनुअली चार्जेस होते हैं। तो क्या सीन होता है कि भाई वो तो कट रहे होते हैं। अब उसके अलावा भी काफ़ी बार ऐसे चार्जेस हो जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होता, आप कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि भाई उसमें जो है ना कुछ चार्जेस, सर्टेन चार्जेस लग रहे होते हैं। अब आप जो है ना बैठ के बार बार ये चीज़ तो नहीं ढूंढेंगे, आपके अकाउंटेंट को ये काम तो नहीं है ना कि वो बैठ के ये देखे कि भाई बैंक के कितने किस्म के चार्जेस होते हैं, तो वो अकाउंटिंग करेगा, ये बैठ के रोज देखेगा कि भाई उसके जो है ना चार्जेस में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, कोई न्यू उनके चार्जेस तो नहीं इंट्रोड्यूस हो रहे। क्या होता है कि आप जो है ना इस तरह के जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं ना, वो आप क्या करते हैं कि आप जब बैंक स्टेटमेंट आती है ना वो आप तब अपने अकाउंट में डाल देते हैं उनका फैक्ट, एक साथ जो है ना आप चार्जेस उठाते हैं, जो भी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे होते हैं छोटे मोटे जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब आप उठाते हैं, और उठा के क्या करते हैं आप अपना जो टी अकाउंट है वहाँ से वो चीज़ लेस कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली जब आपके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं तो ये जो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, तो जब भी आपके ऊपर चार्जेस लग रहे होंगे तो क्या होगा, आपकी जो अमाउंट है वो लेस हो रही होगी। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है, जब आपने अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में वो अमाउंट लेस नहीं की हुई होगी तो आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, ओवर स्टेटेड होगा, किससे, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी उससे। तो आप क्या करोगे, वो छोटे मोटे जितने भी चार्जेस हैं वो सब आप उठा के अपना जो पर्सनल जो आपने मतलब रिकॉर्ड रखा हुआ है अपनी कंपनी का, उसमें आप क्या कर रहे होगे, उससे वो लेस करवा रहे होगे इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तीसरी जो चीज़ है ये थोड़ी मज़े की चीज़ है, ओवरड्राफ्टिंग। अच्छा ये जो है ना ये नॉर्मली जो है ना आपने ऊपर वाला बेशक सुना हो, ये वाली जो है ना थोड़ी मुश्किल ही होता है कि आपने सुना हुआ हो इस चीज़ को, इस इशू को आपने सुना हुआ। इशू तो नहीं है, बेसिकली ये क्या होता है, ये समझ लें आपको जो है ना एक एडिशनल सर्विस दी जाती है बैंक की तरफ से। अब भाई आपको पता है कि कंपनीज होती हैं जिनका जो है ना बिलियंस में टर्नओवर होता है, मतलब वो मंथली जो है ना उनका बिलियंस में टर्नओवर होता है, ट्रिलियंस में उनके हैवी टर्नओवर जो होते हैं। तो बैंक क्या करती है, बैंक कहती है कि भाई आप हमारे साथ इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इतने बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं हमारी बैंक के थ्रू, आप जो है ना बिलियंस ट्रिलियंस जो है ना मूव कर रहे हैं ना, मंथली सेमी एनुअली एनुअली जो भी है, आप जो है ना इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हमारी बैंक से लेकर जा रहे हैं, मतलब हम जो है ना इतना फायदा उठा रहे हैं आपसे, तो हम भी आपको जो है ना एक सर्विस देना चाहते हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। उससे आपको क्या फायदा होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी बैंक में पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके बिहाफ पर एक सर्टेन लिमिट तक हम आपकी पेमेंट कर देंगे। अच्छा ये लोन नहीं है, दूसरी बात मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये लोन नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट ही है। इसको शायद आप जो है ना वहां पर भी ले जाएं, लेकिन जो है ना ये लोन नहीं है। ठीक है जी, अब वो जो है ना वो सर्विस बेसिकली क्या करती है कि भाई आपका अकाउंट जीरो हो गया, अब बैंक का अकाउंट जीरो है, अब आपने चेक दिया हुआ फॉर एग्जांपल 2 लाख का, 3 लाख का ना, अब वो बैंक क्या करती है, वो चेक अगर मतलब वो रिटर्न हो जाता है, उसको कहते हैं चेक बाउंस हो गया ना,
मतलब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो वो चेक जो है ना रिटर्न करना पड़ा बैंक को ना वापस, कि भाई जिसके ब्याह पे आपने डाला था उनके अकाउंट में पैसा ही कोई नहीं है। तो अब वो कहती है कि भाई आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, आप हमारे साथ इतना बड़ा बिजनेस करते हैं और आपकी कंपनी इतनी रेप्यूटेड है, तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते और आपके चेक्स जो होते हैं ना वो आते हैं हमारे पास। तो हम जो है ना हम यहाँ पे आपको एक तरह की हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे? वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि टोटल टर्नओवर कितना है इनका ना, मंथली एक कंपनी का या सेमी एनुअली एनुअली कितना टर्नओवर है। तो इस हिसाब से वो जो है ना सर्टेन परसेंटेज एक निकालते हैं अमाउंट की, कि भाई ये बंदा इतना पे आउट कर सकता है, इसके जो रोल ओवर चल रहा है उस हिसाब से। वो कहते हैं कि इतनी जो अमाउंट है ना, वो अगर आपका बैंक अकाउंट जीरो भी होगा ना और कोई चेक आता है, कोई भी चेक आता है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके बिहाफ पे कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम आपके बिहाफ पर वो अमाउंट पे कर देंगे और आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो हम वो अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। अब इसके लिए कोई कोलेटरल नहीं दे रहे, वो सिंपली जो है आपको समझ लें, जो आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो उस बिजनेस के बिहाफ पर, वो उस जो है ना आपकी हिस्ट्री के बिहाफ पर कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपका उस बैंक के साथ कितना बड़ा बिजनेस है, वो आपको एक सर्टेन लिमिट दे देते हैं। उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्टिंग, कि भाई आपका बैंक अकाउंट जीरो होने के बावजूद बैंक आपके लिए बैंक आपके लिए क्या कर रही है, पे आउट कर रही है। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब ओवर ड्राफ्टिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पे वो एनुअली जो होता है ना वो रेट नहीं लग रहा होता, यहाँ पे डेली के हिसाब से जो है ना वो इंटरेस्ट रेट लग रहा होता है। तो इसकी जो इंटरेस्ट फिगर होती है ना वो बहुत हैवी होती है, इसकी बहुत इंटरेस्ट फिगर हाई होती है, क्योंकि बेसिकली ये यूँ होता है कि मतलब ये सर्विस का मकसद ये है कि आपको जो है ना कहीं से पैसे आने हैं, आपका चेक क्लियरेंस में पड़ा हुआ है, अब आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया और आपने किसी और को चेक दे दिया था कि उस चेक के ब्याह पे कि भाई मेरा ये चेक आ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब आपका अगर सामने से चेक बाउंस होके आता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। तो जो है ना बैंक एक तरह ना आपकी क्रेडिबिलिटी बचाता है और आपको तब पे आउट कर देता है, और जैसे ही आप जो है ना आपका चेक क्लियर होगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जो है ना जो भी वो कट कर लेगा। तो उसे कहा जाता है ओवर ड्राफ्टिंग। अब समटाइम्स क्या होता है कि अब जैसे मैंने पहले बात की कि आपके अकाउंट में जो है ना बैलेंस मैच नहीं है, क्या है कि बैलेंस मैच नहीं होता। अब आपको आइडिया नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो हो गया है, ठीक है जी। वो डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं उनकी वजह से एरर्स हो सकते हैं, कि भाई जो है ना आपको आपको आइडिया नहीं है कि आपका जो है ना बैंक अकाउंट ज़ीरो हो गया है, और क्या हुआ है कि आपका वो चेक आया, आपने चेक दिया हुआ था, वो चेक जो है ना अब ओवर ड्राफ्टिंग पे चला गया, वो ओवर ड्राफ्टिंग में क्लियर हुआ है। अब जैसे ही वो क्लियर हुआ, अब बैंक तो चार्जेस स्टार्ट कर देगी ना अपने। अब क्या होगा, जैसे ही आपको पता चलेगा आप फिर उस अमाउंट को जो है ना अपने अपने टी अकाउंट्स में अपडेट करेंगे। तो क्या होता है कि ओवर ड्राफ्टिंग समटाइम्स जो होता है ना पता नहीं चलता है कि भाई ओवर ड्राफ्टिंग हो गई है एरर्स की वजह से। तो वो जो है वो भी फिर जो है ना आपकी डिस्क्रिपेंसी एक जो है ना वो हो रही होती है, आपके जो है ना बैलेंस मैच नहीं कर रहे होते हैं। ओवर ड्राफ्टिंग की जो फिगर होती है वो फिर जो है ना आप बाद में शो कर रहे होते हैं अपने जो पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें। तो ये भी एक इशू होता है जिसकी वजह से आपके जो है ना दोनों अकाउंट्स मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो जी हमारा चौथा मसला है अकाउंटिंग एरर। तो ये अकाउंटिंग एरर क्या है? अकाउंटिंग एरर जो है ना इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डिटेल में बात की थी जब मैंने जो है ना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, मेरे ख्याल में टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप डबल एंट्रीज बना रहे हैं ना, आपने एंट्री बनाई डेबिट और क्रेडिट की। अब एक्चुअल अमाउंट जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो दी हुई थी 1 लाख रुपीज़, और आपने क्या कर दिया, आपने 1 लाख की जगह 10 लाख रुपीज़ दोनों साइड्स पे लिख दिया। और आपने दोनों साइड्स पे 10 10 लाख रुपीज़ लिख दिया, 1 मिलियन की एंट्री कर दी आपने। तो क्या होगा, वो ये होगा कि आपका जो है ना वो बैलेंस जो है ना वो मैच कर रहा होगा हर जगह, मतलब जो है ना आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा होगा और जो है आपकी बैलेंस शीट जो है ना मैच हो रही होगी। लेकिन एट द एंड क्या हो रहा होगा, एट द एंड ये मसला आ रहा होगा कि जो है वो बैलेंस जो है ना रॉन्ग होगा। मतलब वो काफ़ी चीज़ें आपकी मैच कर जाएंगी, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उस हिसाब से भी होता है।
लेकिन जो है ना आपकी चीज़ें मैच कर रही होंगी ना काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब आपका जो एरर पकड़ने के चांसेस है वो काफ़ी कम है। अब वही एरर अगर कर दिया ना आपने इस बैंक की किसी ट्रांजैक्शन में, तो आपके लिए मसला बन जाएगा। मसला कैसे बन जाएगा? जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए आपने किसी को देने थे, आपने उसकी जगह 10 लाख रुपए लेस कर दिए, तो 9 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा लेस कर दिए। आपने 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेस कर दिए, किसमें से? अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स में से। अब आपका जो बैंक स्टेटमेंट आएगी वो 9 लाख रुपए प्लस में आ रही होगी, मतलब 9 लाख रुपए उसमें ज्यादा होंगे और इसमें 9 लाख रुपए कम आ रहे होंगे। अब 9 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। अब जब आप सारा कुछ देख रहे होंगे तो फिर जो है ना आपको पता चलेगा कि यार इस बंदे को यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने 1 लाख रुपए पे किए हैं, और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपने बैंक स्टेटमेंट में, सॉरी यहाँ पे अपने जो पर्सनल रिकॉर्ड्स मैंने मेंटेन किए हैं, वहाँ पे जो बैंक का टी अकाउंट है वहाँ पे जो मैंने अमाउंट लेस की हुई है वो 10 लाख रुपए लेस की हुई है। मतलब सिर्फ एक जीरो की वजह से मेरा जो है ना ये इशू आ रहा है। वो क्या हो गया? वो अकाउंटिंग एरर हो गया आपका। ठीक है जी, तो इस तरह के डिफरेंट एरर्स बन सकते हैं ना। तो इस तरह आप कोई भी इशू कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जैसे आपने अगर ओपनिंग बैलेंस अगर लिख दिया, आपने जो है ना क्लोजिंग बैलेंस में कोई एरर कर दिया, तो वो जो है ना इस तरह का कोई भी एरर आएगा तो वो सब किस में फॉल कर जाएगा? वो अकाउंटिंग एरर में फॉल कर जाएगा। ठीक है जी, आई होप मैंने चारों पॉइंट्स काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये इश्यूज आते हैं जो इन जनरल इश्यूज आते हैं आपके। अच्छा, फिर मैंने कहा था मैंने इनके अगेंस्ट ही लिखा हुआ है ऊपर वालों के। अब मैंने क्रॉस चेक्स मैंने बता दिया, और हिडन बैंक चार्जेस मैंने के बता दी कि नॉट अपडेटेड अबाउट बैंक इंट्रोड्यूस एनी न्यू चार्जेस, मैंने ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। और ड्राफ्टिंग पेइंग मोर देन यू हैव, कि भाई बैंक आपके ब्याह पे कर रही है, आपके पास उतने थे नहीं लेकिन वो आपके लिए पे कर रही है। फिर जो है ना अकाउंटिंग एरर आ गया आपके पास। अकाउंटिंग एरर में क्या आ गया? इशू इन मेंटेनिंग योर बुक्स, आपने जो है ना बुक्स इतना मेंटेन नहीं की है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि पैटर्न ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे पहली बात, आपका जो बैंक अकाउंट है, आप जब मतलब बैंक के लिए अकाउंट बना रहे होंगे, एक आप अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक आप बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब उसमें क्या क्या चीज होती है? जब आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं ना, तो जो बैंक के लिए आपके पैसे हैं वो क्या है? उसकी लायबिलिटी है ना। बैंक के लिए आपकी अमाउंट क्या है? लायबिलिटी है, आपके लिए वो एसेट है। तो जो आपका अपना रिकॉर्ड्स के लिए होगा बैंक अकाउंट जो होगा, उसके अंदर कौन सा बैलेंस होगा? वो डेबिट बैलेंस होगा। जैसे आप कुछ भी जो है ना मतलब डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो कहाँ पे जाएगा? वो डेबिट साइड पे जाएगा कि भाई ये मेरा एसेट है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं बैंक के अकाउंट की, मतलब कि जो बैंक मेंटेन कर रहा होगा उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो लायबिलिटी है, तो उसके लिए वो अमाउंट क्या हो रही होगी? वो अमाउंट हो रही होगी क्रेडिट। तो उसके लिए कौन सा बैलेंस होता है? वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और हमारे लिए वो कौन सा बैलेंस होता है? वो डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंसेस कैन बी एट बोथ साइड्स, क्रेडिट एंड डेबिट बोथ। अब यहाँ पे इस वजह से मैंने लिखा हुआ है क्योंकि अब याद करें कि हमारे पास एक चीज थी जिसे ओवर ड्राफ्टिंग हमने कहा था। ओवर ड्राफ्टिंग एक चीज थी जिसे हमने अभी डिस्कस किया है। तो वो जब चीज होती है उससे क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल आपका वैसे तो डेबिट बैलेंस है, लेकिन ओवर ड्राफ्टिंग की वजह से वो क्रेडिट बैलेंस भी बन सकता है। एट द एंड ऑफ अ पीरियड आपने जो है ना ओवर ड्राफ्टिंग हो गई आपकी, तो आपका जो पीरियड है वो नेगेटिव में चला गया। अब नेगेटिव में चला गया तो मतलब आपके लिए वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, वो डेबिट बैलेंस अब नहीं रहा आपकी बुक्स के लिए। और वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा? वो डेबिट बैलेंस बन जाएगा। ठीक है जी, मतलब उसके लिए वो एसेट बन जाएगा। तो ये जो है ना एक सबसे पहला पॉइंट था। अच्छा, इन जनरल ओपनिंग बैलेंसेस विल बी ऑन क्रेडिट साइड फॉर बैंक स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा फॉर द पर्सन वी आर अकाउंटिंग फॉर। अब बैंक बैंक स्टेटमेंट जो होगी, जो बैंक का अकाउंट होगा, उसका जो है ना जैसे मैंने अभी बताया कि वो उसके लिए लायबिलिटी है, तो जनरल क्या होगा? तो वो जो है ना उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा, और आपका कौन सा होगा? वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट होगा कि वो डेबिट साइड पे होगा। अब यहाँ पे जो है ना फॉर द पर्सन वी आर अकाउंटिंग फॉर जनरली क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा फॉर द बैंक। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? जब जो है ना आपका जनरल ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे? डेबिट साइड पे। तो आपका जनरल क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे होगा? जनरली वो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा? वो क्रेडिट साइड पे होगा। लेकिन अगर आपने ओवर ड्राफ्टिंग किया हुआ है तो वो कहाँ पे चला जाएगा? वो डेबिट साइड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा। अच्छा, ये आपको ये जो मैंने ये 3 पॉइंट्स कहे ना, ये 3 पॉइंट्स अगर आपने जो है ना टी अकाउंट्स पे आपकी अच्छी ग्रिप है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको मेरी ये बातें समझ में आएंगी। अगर आपने टी अकाउंट्स में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो आपको मेरी बातें कभी भी लेनी पड़ेंगी। तो आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ना पूरी समझ में आएंगी, थोड़ी बहुत आनी चाहिए।
अगर आपको टी अकाउंट्स का अच्छे से आपने आइडिया लिया हुआ है, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको जो है ना थोड़ी सी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, ये जो 3 चीज़ें मैंने अभी की हैं उनमें से। ठीक है जी। फिर जो है ये हमने तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं लिखे स्टेप्स टू बी फॉलोड। जब जो है ना आप क्या करते हैं कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि आप दोबारा से कोई एरर ना कर दें। ठीक है जी। आप जो है ना ठीक तरीके से आप चीज़ों को मैच कर सकें। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला आपने काम क्या करना होता है कि मैच द एंट्रीज इन योर बुक्स अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट। अब आप जो है ना बारी बारी डेट वाइज चेक करते जाएं। भाई डेट वाइज चेक कर लें, अच्छा जी 1 जनवरी को ये यहाँ पे हुई है, वहाँ पे हुई है कि नहीं हुई, दोनों की अमाउंट सेम है, ठीक है जी सेम है। और दूसरे का देखा, अच्छा भाई सेकंड को ये हुई थी, ठीक है जी मेरे पास ये ट्रांजेक्शन नोट है, हाँ भाई नोट है, अमाउंट सेम है जी, बिल्कुल सेम है। तो आपने जो है ना एंट्री वाइज आप चेक कर लें सारा जो है ना आपका कहाँ पे इशू आ रहा है। वैसे जो है ना जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो वहाँ पे तो डायरेक्टली जो है ना आपको बैलेंसेस बताए हुए होते हैं और आपको इश्यूज बताए हुए होते हैं। हमने सिर्फ उन इश्यूज को एरेडिकेट करना होता है, आपने उन इश्यूज को खत्म करना होता है। ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये जो है ना मतलब एक अपर टिप है कि भाई आप जो है ना इस तरह नॉर्मली जो आपके चेक हो रहे होते हैं वो इस तरह चेक हो रहा होता है बैलेंस। दूसरी चीज क्या है, आप मतलब एरर्स इसी तरह मिलेंगे ना जब आप इस तरह एंट्री बाय एंट्री चेक कर रहे होंगे, आपको एरर्स मिलेंगे कि भाई अगर मैंने यहाँ पे कोई मसला किया है, वहाँ पे मसला है, तो कैसे मसला है, ये एंट्री में अमाउंट कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, ये मैंने जो है ना चीज़ नहीं लिखी हुई या वहाँ पे लिखी हुई है। तो मतलब आपको इश्यूज का पता चलेगा जब आप एंट्री बाय एंट्री चेक कर लेंगे। तो फिर क्या आता है, देन स्टार्ट फ्रॉम योर बैंक टी अकाउंट एंड फॉलो टूवर्ड्स द एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ पे मतलब जो पर्सनल रिकॉर्ड्स में आपने बनाया हुआ है वहां से आप एरर्स जो है ना सेट करना स्टार्ट करें। वैसे तो अगर सिर्फ जैसे अगर आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एरर है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है ना उस चीज़ को सॉल्व करना है। लेकिन अगर दोनों में इश्यूज हैं तो पहले आप क्या कर लें, पहले आप जो है ना उसमें चले जाएं, अपनी जो पर्सनल रिकॉर्ड्स का अकाउंट है वहाँ पे इश्यूज सॉल्व कर लें और फिर जो है ना बैंक अकाउंट में जो है ना आप इश्यूज सॉल्व कर लें। ठीक है जी। वैसे जो है आपका जो बैंक होगा, बैंक में इश्यूज कम होंगे एज कंपेयर टू जो है ना आपका आपका जो अकाउंट है उसमें। नॉर्मली बैंक में तो कोई इशू होता ही नहीं है, क्या होता है वो आपके ही अकाउंट्स में इशू होता है और एट द एंड आपको जो है ना करेक्शंस करनी पड़ रही होती है। रेयरली ऐसा होता है कि आपके बैंक की तरफ से कोई इशू आ रहा हो। फिर जो है ना आफ्टर डन विद पोस्टिंग चेक आउट इफ द बैलेंसेस ऑफ योर बैंक टी अकाउंट एंड एक्चुअल बैंक अकाउंट बैलेंसेस मैच और नॉट, इफ दे डू यू डिड करेक्ट, इफ नॉट देयर इज सम इशू स्टिल नीडेड टू बी सॉल्व। अगर जो है ना आपने पूरी सॉल्यूशन कर ली है, आपने पूरा मसला हल कर लिया है, लेकिन अभी भी बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उसमें और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो दोनों अगर मैच नहीं हो रहे, अगर आपने सब सॉल्व कर लिया है फिर भी, तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई मसला है जो सॉल्व होने के लिए रहता है, तो आपने उसे जो है ना फिर सॉल्व करना है। आई होप मैंने आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया है बैंक स्टेटमेंट का। इसकी प्रैक्टिस भी होगी, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो हम अब जो है ना अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, नहीं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप के ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।